गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लासों में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसके प्रारंभिक नेताओं के बारे में पढ़ेंगे और इनमें सबसे अग्रगण्य नाम आता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इन्हें सामान्यतः ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के वयोवृद्धि की संज्ञा दी जाती है। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। एक तो था सरकारी तौर पर भारत के राजदूत होना, भारत को रिप्रेजेंट करने वाले, लेकिन ये अनऑफिशियल थे। तो भारत को रिप्रेजेंट करने वाले भारत के राजदूत जो इंग्लैंड में भारत की बातों को कहा इन्होंने, इसे इन्हें अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा गया है। भारत के ये सपूत एक विद्वान थे, एक व्यापारी थे और एक राजनीतिक रूप से हमारे नेता थे। उन दिनों में जब भारत परतंत्र था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पहले भी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में भी ये इंस्ट्रूमेंटल थे, काफी सहयोग दिए थे। मूल रूप से ये पारसी थे, जोरोस्ट्रियन यानी कि पारसी। पारसी समाज से आते थे। इनका जन्म बॉम्बे में ही हुआ था। बॉम्बे के पास एक खड़क नामक जगह है, वहां पर महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ इनका जन्म हुआ था 1825 ईस्वी में। जैसा कि मैंने बताया 4 सितंबर 1825 को इनका जन्म हुआ था। 1857 के बाद जो भारतीय राजनीति का जो नेतृत्व करता थे वो मूल रूप से जमींदार वर्ग से आते थे। हमने आपको पहले भी चर्चा किया था, 1835 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी। धीरे धीरे जमींदार वर्ग ने अपना नेतृत्व संभाला था, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। लेकिन जब पढ़े लिखे वर्ग का आना प्रारंभ हो गया, पत्रकार वर्ग का आना प्रारंभ हो गया, तो उसमें दादा भाई नौरोजी जो पढ़े लिखे थे, इन्होंने वागडोर पढ़े लिखे वर्गों के बीच में जब संभाला तो इन्होंने वागडोर अपने हाथों में संभाला। इनके साथ कई प्रथम आते हैं। फर्स्ट सबसे पहले ये व्यक्ति हैं जो एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट, एल्फिंस्टन कॉलेज बना बाद में, उसके ये प्रोफेसर बने, जो बॉम्बे में था। आजकल हम उसको मुंबई कहते हैं। दूसरा, पहले भारतीय हैं जो कि मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है जिसको अपर हाउस आज की तारीख में कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन जो हम लोग बोलते हैं लोकसभा, उस तरह का जो सिस्टम होगा, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से बने थे। पहले भारतीय थे जो रॉयल कमीशन के सदस्य बने थे और ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन इन द रॉयल कमीशन। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि वह पहले व्यक्ति थे जो स्वशासन, सेल्फ रूल की बात अंग्रेजों के समक्ष इन्होंने रखा था। दादा भाई नौरोजी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में काफी सहयोग दिए थे, इंस्ट्रूमेंटल थे। और पहली बार जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसके प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी 1885 ईस्वी में। लेकिन 1886 ईस्वी में जब कलकत्ता में हुआ था कॉन्फ्रेंस, तो दादा भाई नौरोजी ही उसके अध्यक्ष थे। 1886 में
कांग्रेस प्रेसिडेंट बने पहली बार। फिर ये कालांतर में भी प्रेसिडेंट बने और 93 में बने, 1906 में बने, तीन बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्षता किया इन्होंने। कैरियर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो 1874 इसमें बड़ौदा के यहाँ दीवान के रूप में, दीवान ऑफ बड़ौदा के रूप में इन्होंने कार्य किया, लेकिन अगले ही साल इन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस सक्रिय राजनीति पे आ गए। और 1875 जुलाई ईस्वी में वह मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो उस वक्त बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहलाता था, उसके सदस्य के रूप में ये निर्वाचित हुए। पहली बार 1875 में, एक कालांतर में एक बार और ये निर्वाचित हुए थे। 1883 ईस्वी में भारत की आवाज को बुलंद करने के लिए, भारतीय समस्याओं के बारे में बोले गए, उन्होंने एक अखबार का संपादन किया, उसका नाम था वॉइस ऑफ इंडिया। जिसका मतलब होता है भारत की आवाज। अखबार हमारी आवाज है, हमारी चीजों को बोलती है, समस्याओं को बोलती है। कालांतर में 1885 ईस्वी में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी इन्होंने ज्वाइन किया था। 1897 ईस्वी में 1897 जो कि खर्चे को लेकर संबंधित था, तो ये वेल्बी कमीशन जो अंग्रेजों ने स्थापित किया था उसके सब सदस्य बने थे। तो भारत में जो अंग्रेज खर्चा करते थे उससे एक कमीशन बनाया गया, चूंकि इन्होंने विरोध किया था कि भारत से काफी खर्चा अंग्रेज कर रहे हैं भारतीय संपत्ति का, तो उस पर कमीशन बनाया था, उसके सदस्य बने थे। इन्हीं समस्याओं के बहुत पहले 1878 ईस्वी में उन्होंने एक पैम्पलेट निकाला था, एक पत्र निकाला था। उसमें लिखा था कि भारत एक ऐसा देश है जो अब धीरे धीरे गरीब होता जा रहा है, कभी सोने की चिड़िया थी, और इसका गरीबी का कारण है अंग्रेज। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक पुस्तक लिखी। पॉवर्टी का मतलब गरीबी, अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक पुस्तक लिखी और इसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, भारत की संपत्ति का दोहन। भारतीय दोहन का मतलब होता है कि किसी चीज को चूस लेना, वसूल लेना, और उसके उन्होंने कारण बताया जिसके बारे में हम जानते हैं कि भारत को में आने के बाद अंग्रेज यहाँ की संपत्ति को उठाकर ले जाते थे। किस तरह से? यहाँ के अधिकारियों की तनख्वाह के रूप में। भारत से संबंधित अधिकारी जो इंग्लैंड में बैठते थे, भारत में रहते भी नहीं थे, फिर भी उनकी तनख्वाह के रूप में, उपहारों के रूप में, गिफ्ट, और कभी कभी तो फोर्सफुली कहते थे कि हमें उपहार चाहिए, हमें उपहार दो, हीरे दो, जवाहरात दो, पैसे दो, इन तमाम चीजों को। फिर इसके अलावा हीरे, जवाहरात, इन सब चीजों के अलावा भी वो और माध्यम पर अपना रखे। यहां से कच्चे माल वो ले जाते थे, जैसे सूत ले गए, कॉटन रुई ले गए मैनचेस्टर के मिलों के लिए। यहां से चाय की बगानों से चाय की पत्तियां ले गए इंग्लैंड के लिए। तो जो सूत ले गए तो उससे कपड़ा बुन करके आएगा, चाय पत्ती ले जाएंगे, वही चाय पत्ती बन करके भारत में आएगा, भारत में बेचा जाता। हमारी चीज हमें ही बेची जाती थी।
लोहा यहाँ से कच्चे लोहा ले गए और रेल के इंजन, रेल के डब्बे और लोहे के कई सामग्रियां बनाकर ले गए। इस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ले गए और उनके प्रोडक्ट्स को नई चीजें बना करके हमारे पास बेचे। इनके अलावा लेवी लेते थे, जो कर भी वसूलते थे। तो ये करते कुछ नहीं थे और इन तमाम चीजों को उन्होंने कर दे करके वसूल लिया। तो भारत की संपत्ति का दोहन होता चला गया। मिलता भारत में कुछ भी था, रिटर्न में अगर हमें कुछ मिलता तो हम मान लेते, रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता था। फिर एक और कारण बना 1877 में, जैसा मैंने पिछले बार बताया था कि भारत में अकाल पड़ा। दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, यहाँ तक पंजाब के कुछ भीषण अकाल पड़ा, लाखों लोग मारे गए। लेकिन क्वीन विक्टोरिया को साम्राज्ञी घोषित करने के लिए इसने पैसे को पानी की तरह बहा दिया था लिटन ने। तो इन सब चीजों से भारत धीरे धीरे गरीब होता जा रहा था और इसकी आवाज दादा भाई नौरोजी ने उठाई थी। वो सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि स्वावलंबन पर विश्वास करते थे, अपने आप पर भरोसा यानी देश को अपने आप पर भरोसा करने पर विश्वास किया। और फिर सामाजिक दृष्टिकोण से भी उन्होंने कुछ काम किए। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास था, जो नीचे वर्ग है, निम्न लोगों के, उनके उत्थान के लिए भी उन्होंने कार्य किया। महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले, सम्मान का अधिकार के लिए, इसके लिए उन्होंने कार्य किया। और उन्होंने पारसियों के लिए, जो कि पिछड़े माने जाते थे बहुत, उन्हें रहनुमाई मजद आसन सभा, रहनुमाई मजद आसन सभा नामक एक संस्था बनाई और पारसियों को पढ़ने के लिए उन्होंने वाध्य किया। और धीरे धीरे पारसी समाज एक बड़ा होता गया। लड़कियों के लिए इन्होंने स्कूल खुलवाए, ज्ञान प्रकाश मंडली बनाई और इससे ज्ञान बढ़ता गया। और सबसे बड़ी चीज, जब ब्रिटेन में आईसीएस का एग्जाम होता था तो उन्होंने कहा कि भारतीय वहां जा नहीं सकते हैं, ये एग्जाम दोनों जगह होना चाहिए, भारत में भी होना चाहिए और इंग्लैंड में भी होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने बुलंद आवाज की। ये भारत की ये सपोर्ट अति वयोवृद्ध होकर के, यानी कि 1917 में इन्होंने जो काफी वृद्धावस्था में इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। और भारतीय इतिहास में इनका बहुत नाम है, विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता में, भारत के सुधार में। आज इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर देखें। थैंक यू।